जी भी दिखाई पड़ रहे हैं और सुजीत कुमार जी भी शायद आए थे लेकिन चले गए, उनसे भेंट नहीं हो पाई। तो मेरे जैसे साहित्य के विद्यार्थी के लिए इस तरह की ज्ञानवर्धक सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई चर्चा को सुनना और बुनना और उसमें उससे सीखना अपने आप में बड़ी ख़ास और महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए मैं तो उन्हीं को सुनना चाहता हूँ, लेकिन अब वो मानने से रहे, मानेंगे नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं उस तरह के वक्ताओं में नहीं हूँ जो हर विषय पर, विषय कोई भी हो, एक आध घंटे का सारगर्भित संक्षिप्त व्याख्यान ऑन डिमांड दे देता है। मेरे कुछ सीमित विषय हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो उसके आसपास बोलना हो तो मैं अपने को ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। ये तो आशीष त्रिपाठी जी का आग्रह है कि मैं यहाँ पर आ गया। वैसे मैं पात्र नहीं हूँ कि इस गोष्ठी का जो विषय है उस पर मैं अपनी तरफ से कुछ योगदान दे सकूँ। तो इसलिए मेरे अवगुण चित न धरो। अगर मैं कुछ बहक जाऊँ या कुछ इधर उधर की बात बोल जाऊँ तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बहकने की मेरी आदत है। और क्योंकि मैं इस सत्र का अंतिम वक्ता हूँ, जिसको वैसे भी थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि समापन गोष्ठी के इंतजार में आप सारे लोग बैठे हैं और उसके बीच में एक बाधा की तरह मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इसलिए भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा बोलूँ, क्योंकि थोड़ा ही शायद मैं बोल भी सकता हूँ और एक बहाना भी है कि आगे समापन गोष्ठी होनी है। कुछ एक चीज़ों की चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूँ और उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन पहले ही मैं ये कहता हूँ कि मैं मूलतः साहित्य का विद्यार्थी हूँ और साहित्य को भी कुछ थोड़ा सा बेहतर समझता हूँ। समाज विज्ञान को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, लेकिन उसमें मेरी कोई दक्षता नहीं, तो वैसा कुछ मैं नहीं बोल सकता जैसे और दूसरे लोग बोलते हैं। तो मैं जो बातें करने जा रहा हूँ उसका संबंध भी मूलतः साहित्य से है। समाज विज्ञान या समाज विज्ञान जिस प्रकार के तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होता है उससे नहीं है। तो मैं साहित्य के बारे में कुछ बातें करूँगा, लेकिन उससे पहले आपने इस 2 दिन की गोष्ठी में सुना होगा और कई बार आपको भी अचरज हुआ होगा कि कई बार नवजागरण शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और कई बार औपनिवेशिक दौर का इस्तेमाल हो रहा है, या इस तरह का कोई इसी तरह से मिलता है जुलता शब्द। क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं या भिन्न हैं, या इन दो शब्दों का प्रयोग होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब यहाँ पर तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं इतिहास के, उनके सामने बोलने में बहुत हिम्मत जवाब देती है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है इतिहास में अब आज कोई रेनेसांस की बात तो स्वीकार नहीं करता। एक ज़माना था जब बंगाल रेनेसांस की बात शुरू हुई थी और फिर भारतीय पुनर्जागरण की बात तक पहुँची थी। उसी के वजन पर फिर हिंदी नवजागरण की बात भी हमारे यहाँ हिंदी में विशेष रूप से रामविलास शर्मा ने कही। लेकिन इतिहासकार, अब जो वाकई सीरियस स्कॉलर्स इतिहासकार हैं, वो अब इस तरह के किसी पुनर्जागरण या नवजागरण की बात भारतीय इतिहास के संदर्भ में, जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है, शायद अब स्वीकार नहीं करते। तो प्रश्न एक ये भी है कि जिस पुनर्जागरण या नवजागरण की अवधारणा को इतिहास के विद्वानों के सहारे हिंदी में लाया गया था और हिंदी नवजागरण या इस तरह के दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, तो क्या हम हिंदी वाले जैसे पहले इतिहास वालों की या सोशल साइंस वालों की बात मानते थे, अगर उनके यहाँ विचार बदल गया तो क्या हमें भी अपने विचार बदलने चाहिए, या हमें ये कहना चाहिए कि नहीं, हमारा खूंटा जहाँ गड़ गया गड़ गया, अब हम बदलने वाले नहीं हैं, बदलना कोई अच्छी चीज़ नहीं, एक बार जो कह दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी पर हम टिके रहे। तो
अगर ऐसा है तो वो भी अच्छा है। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, उनका खड़ा है, जहाँ पर जो बात कही जा चुकी है वही अंतिम है, अब उसमें सुधार की जरूरत नहीं, तो वो भी ठीक है। उसमें मैं कौन होता हूँ उनको प्रेरित करने वाला कि आप ये नहीं वो मान। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, अगर उसको भी आप छोड़ दें तो अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो जिसे आप औपनिवेशिक काल कहते हैं, 19वीं सेंचुरी से इसकी शुरुआत मोटे तौर पर मान लेते हैं, पीछे भी जा सकते हैं लेकिन उस डिटेल में क्यों जाए, तो वो नवजागरण जो है एक तरह से औपनिवेशिक काल या कॉलोनियल पीरियड ही है। अब ये जरूर है कि नवजागरण कहने से उपनिवेश का संदर्भ थोड़ा सा ढक जाता है, छिप जाता है और उसकी प्रभा मंडल बढ़ जाता है, नवजागरण होता है। तो ये मुझे लगता है कि ये तरीका बहुत सही नहीं है कि शब्दों का भी अपने आप में कुछ मतलब होता है, उस पर भी थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरी समस्या ये है, और जिसकी तरफ अगर हम जो इतिहासकारों ने कहा या उनके यहाँ जो विचार हुआ, बदलाव हुआ, उस पर हम न भी चलें तो हमारे हिंदी के मेरे गुरु और आप सभी लोग जानते हैं कि नामवरजी ने भी इस नवजागरण शब्द को लेकर ऐतराज व्यक्त किया था, वो छपा हुआ है, वो मेरी कोई कल्पना नहीं। एक नहीं, 2-3 जगह पर उन्होंने इस पर आपत्ति की है और ये कहा कि भाई अधिक से अधिक इसको आप रिफॉर्मेशन या सुधार के आसपास तो ला सकते हैं। जैसे यूरोप में भी देखें तो रेनेसांस है और फिर रिफॉर्मेशन। ये 19वीं सेंचुरी में जो कुछ हो रहा था ये नवजागरण तो नहीं। अब कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन पराधीनता में नवजागरण कैसे होगा ये अपने आप में मुश्किल जटिल सवाल है, लेकिन सोचना चाहिए। अगर यूरोप के रेनेसांस की बात करें तो वहाँ पराधीनता नहीं, और कालक्रम की दृष्टि से तो एक लंबा अंतर है। तो नामवर जी का कहना ये था कि अगर आप 19वीं सदी के या फिर 20वीं सदी के दौर को नवजागरण कहते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से ये गलत है ही, प्रवृत्ति की दृष्टि से भी गलत है। बहुत अधिक से अधिक काफ़ी कुछ रियायत देने के बाद इसको आप सुधार युग कह सकते हैं, यद्यपि उसमें भी टाइम गैप है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सारे टर्म्स आप कहीं ना कहीं यूरोप के इतिहास से ले रहे हैं और उसको इन टर्म्स का जो कंटेक्स्ट है उसको हटा दे रहे हैं, उसको डिकॉन्टेक्चुअलाइज कर, डिहिस्टोरिसाइज कर, उसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है उससे हटाकर अगर आप किसी अवधारणा को दूसरी जगह पर लागू करते हैं तो उसकी अपनी समस्याएं हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और मेरी बात पर आप क्यों ध्यान दें, नामवर जी ने कहा है उस पर चाहें तो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ की अगर आप नवजागरण कहना ही चाहें तो मुझे लगता है कि उसके भी दो भाग किए जा सकते हैं। एक तो 19वीं सदी का और दूसरा जब से आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद, क्योंकि उसके बाद उसकी ट्रेजेक्ट्री या डायनेमिक्स बदल जाता है। 19 अगर भारतीय संदर्भ में ही देखें तो 19वीं सदी और फिर गांधी के आने के बाद और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के साथ नवजागरण का जो स्वरूप बदलता है वैसा ही नहीं है जैसा कि 19वीं सदी का है। तो उसमें भी अंतर करना चाहिए। अगर आप केवल नवजागरण शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि 19वीं सदी में उसका क्या स्वरूप था और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के बाद उसमें क्या बदलाव हुआ, उस पर विचार करना चाहिए। तीसरी चीज़, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं साहित्य के बारे में कुछ बोल सकता हूँ कि साहित्य के लिए ऐतिहासिक तथ्य, सोर्सेस, फैक्ट्स एक तरह के आधार का या बैकग्राउंड का तो काम करते हैं, लेकिन जिसको आप साहित्य कहते हैं या कलाएं कहते हैं उनको आप किसी फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन या इस तरह की सांख्यिकी पर रिड्यूस नहीं कर सकते। वो एक तरह की लिटरेरी, कल्चरल इमेजिनरी है कि एक विशेष
सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संदर्भ से विकसित होती है और उसका हिस्ट्री में या सोशल साइंस में रिडक्शन कहीं ना कहीं साहित्य और कलाओं का जो वैशिष्ट्य है उसका निरीक्षण मुझे व्यक्तिगत रूप से अब ये और ज़्यादा शिद्दत से महसूस होने लगा है और उसके कारण है और उस पर कोई मैंने पहली दफ़ा विचार किया हो ऐसा नहीं है और किसी की बात क्यों करूं, प्रियंका जी बैठी हैं, सुदीप्तो कविराज का एक किताब है इन्वेंशन ऑफ प्राइवेट लाइफ, उसमें एक लेख है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि साहित्यिक कृतियों को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट या एक सोर्स के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये गलत, साहित्य एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक फैक्ट नहीं है, सूचना का केवल एक स्रोत नहीं है, ये उसका एक रिडक्शन, एक बड़ा पॉजिटिविस्ट रिडक्शन। इतिहासकार या समाज वैज्ञानिक भी अब इस बात की तरफ उनका ध्यान जा रहा है कि एक केवल यूज के लिए, कुछ इंफॉर्मेशंस के लिए जब आप साहित्य का इस्तेमाल करते हैं या फिर हिस्टोरिकल या सोशल साइंस की राइटिंग में, तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ इंसाफ नहीं करते। तो जो साहित्य है, ये जो कलाएं हैं, उनका जो वैशिष्ट्य है, भारतीय नवजागरण के संदर्भ में स्त्रियों की स्थिति पर विचार करते समय मुझे लगता है कि उस और खास तौर से साहित्य को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि सोशल साइंस में, इतिहास में जो काम हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य की जो इमेजिनरी है उसको समझने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको आप उस पर रिड्यूस नहीं कर सकते। और किसी की माने या ना माने, रियलिज्म के, यथार्थवाद के सबसे बड़े चिंतक और विचारक मेरे ख्याल में जॉर्ज लुकास से बड़ा तो कोई नहीं। और जॉर्ज लुकास ने इसके लिए दो पदबंधों का इस्तेमाल किया है। एक तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल कॉन्शियसनेस, वास्तविक चेतना, और दूसरे को कहा कि संभाव्य चेतना, और दूसरे पहले को कहा कि एक्चुअल कॉन्शियसनेस। तो वास्तविक चेतना और संभाव्य चेतना, लुकास ने साहित्य के संदर्भ में दो ये भेद किए थे और उनका कहना था कि वो साहित्य ज्यादा श्रेष्ठ है, महान है, बड़ा है जो पॉसिबल कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है, उसके आसपास रचा जाता है। मेरा ख्याल है कि कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतिहास और सोशल साइंसेस का संबंध ज्यादातर एक्चुअल फैक्ट से। पॉसिबल क्या है, इसकी तरफ कोई ज्योतिषियों की तरह कोई घोषणा करना सोशल साइंस के लोगों का काम नहीं, और ना तो उनकी जो डिसिप्लिन है, जो उसकी मेथोडोलॉजी है, वो इसकी छूट देती है। लेकिन साहित्य और कलाओं में इसकी भरपूर गुंजाइश है कि वो सब कुछ कर सकें और दिखा सकें जो यथार्थ में संभव नहीं। और आप अगर मनुष्य के स्वभाव के बारे में बात करें तो मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है। हमारी तो हजारों ख्वाहिशें होती हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती। इतिहास वाले केवल उन ख्वाहिशों के आसपास चलते हैं जो हो जाती हैं, जो नहीं होती, जो सपनों में रहती हैं, हमारी कामनाओं में रहती हैं, उससे हमको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं। इसका संबंध साहित्य और कलाओं से। इसलिए मैंने कहा, या मैं समझ पाया कि स्त्री स्वर की, स्त्री चेतना की बात अगर हम साहित्य और कला के क्षेत्र में करें तो फिर हम उसको सोशल साइंस के रिडक्शन से चौपट न करें, वो बड़ा अत्याचार होगा। और ये होता रहा है रिसर्च के रूप में भी और तमाम व्याख्यानों और लेखों के रूप में भी। वो चूक हम लोग करते रहे, उससे थोड़ा सा सावधान होने और बचने की जरूरत है। अगर इस दृष्टि से आप सोचें, और क्योंकि इसकी भी चर्चा हुई कि भक्ति काल में स्त्रियों की स्थिति और हमारे नवजागरण काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या संबंध या फर्क है, तो मुझे लगा कि उसकी बात भी थोड़ी सी की जा सकती है, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो ये दोनों की जो ट्रेजेक्ट्री है, डायनेमिक्स है, उसका फर्क
हमें खुलेगा, समझ में आएगा। और यहाँ पर भी यदि आप चाहें तो एक बार फिर मानने पर भटक रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो साहित्य की बड़ी मशहूर इतिहासकार हैं, अभी भी हैं, वसुधा डालियम। उनके एक लेख के सहारे सोचते हुए कह रहा हूँ। बस और उसका एक संदर्भ जिसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर में करूँ। उसमें वसुधा डालिया लिखती हैं कि भक्ति काल की जो हमारी लिटरेरी इमेजिनरी है, या लिटरेरी नहीं, पूरी कल्चरल आर्ट की जो इमेजिनरी है, वो यद्यपि उसकी एपिस्टीम मेटाफिजिकल है, लेकिन वो मनुष्य के अस्तित्व को बहुत बुनियादी स्तर पर चुनौती देती है। चाहे वो राज सत्ता हो, चाहे वो धन की सत्ता हो, चाहे वो पैट्रियार्की की पितृसत्ता हो, या शासन की सत्ता ही क्यों न हो, भक्ति की जो ज्ञान मीमांसा है वो इन सभी चीज़ों को निगेट कर स्त्री पुरुष मनुष्य को एक समान होने पर लाने की एक कल्पना लोक में विचार के लिए आमंत्रित करते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि भक्ति में, और ज़्यादातर जितने भी महत्वपूर्ण करने वाले उनके यहाँ एक यूटोपिया जरूर है, जहाँ वो इस तरह के सांसारिक बंधनों से मुक्त। तो वसुधा जी ने कहा कि ये जो मुक्ति है वो धर्म के क्षेत्र में भी है, साहित्य के क्षेत्र में भी है, और संगीत के क्षेत्र में भी है, जो तमाम पारिवारिक सामाजिक बंधनों से उस दौर के इस तरह के लोगों को मुक्त करती है। उनका विजन बड़ा है, और यद्यपि वो व्यावहारिक जीवन में कितना चरितार्थ हुआ ये अलग प्रश्न है। चरितार्थ तो नवजागरण की भी कथित समस्याएं आज तक नहीं हो पाई। अगर वास्तव में कितना उसके आधार पर परिवर्तन हुआ उस दृष्टि से देखें तो आज भी कितना हुआ है। तो अगर भक्ति काल का जो स्वप्न है वो पूरा नहीं हुआ तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी आत्मिकता का स्वप्न ही कितना पूरा हुआ ये भी सवाल है। लेकिन उन्होंने एक स्वप्न देखा और एक बड़ा विजन उन्होंने निर्मित किया, जो मुझे लगता है कि 20वीं सदी में मार्क्स के विचारों के विजन से पहले कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, जिसने मनुष्य को केवल विचार के स्तर पर नहीं, संवेदना के स्तर पर, अवचेतन के स्तर पर इस तरह से उद्वेलित किया हो, बदला हो, उसको रोमांचित किया हो। ये वसुधा डालिया का ये तर्क है कि ये भक्ति की संवेदना है। और इसीलिए आप देखिए कि भक्ति काल में जितनी स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं, या उसके बाद की कथित रीति काल के दौरान भी जितनी स्त्रियां साहित्य रचती हुई सक्रिय दिखाई पड़ती हैं, उतनी आपके नवजागरण काल में 20वीं सदी के भी प्रारंभिक दशकों में भी नहीं दिखाई पड़ती। अगर ऐसा है और इस बात में कुछ दम है तो इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा हुआ जा रहा है, इसलिए मैं उसको संक्षिप्त करता हूँ। मेरा जो व्यक्तिगत काम और उसको नवजागरण के आसपास फिर से मैं ले आता हूँ, वो दो तरीके का है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो महिला मित्र थी मल्लिका, उनकी रचनाओं को खोज खाज के प्रकाशित करने का काम हमने किया। तो उस दौरान मल्लिका की रचनाओं को संपादित करने और खोजने के दौरान जो हमने पढ़ा, तो उसमें ये भी साहित्य, उसमें एक चीज़ जो विशेष रूप से उभर करके आई, अगर केवल आप उसका एक सोशोलॉजिकल रिडक्शन करना ही चाहें, वो है स्त्री, विवाह और विधवा। अब आप देखिए, जिसकी तरफ समीर भी जिक्र कर रहे थे, वो 19वीं सदी की और संभवतः 19वीं सदी की प्रारंभिक लेखकों में से है मल्लिका, और पहली संपादक है कई लोगों का तो मानना है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोग से उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली। तो मल्लिका के यहाँ भी उनकी जो रचनाएं हैं उसमें भी बेमेल या विधवा विवाह, बाल विवाह, ये समस्याएं उनकी रचनाओं की केंद्र। और अगर आप
हिंदी नवजागरण की बात करें या बाद का जो पूरा का पूरा परिदृश्य है वो भी इसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। कब विवाह हो, कैसे हो, क्या हो, वगैरह वगैरह। अब ये तो इस तरह से अगर आप सोचें तो 19वीं सदी में अगर स्त्री प्रश्न मल्लिका के माध्यम से स्त्री से संबंधित समस्याओं का जो परिप्रेक्ष्य इस रूप में प्रकट होता है तो फिर आगे भी उसी का विस्तार होता है। अब आप आगे दिलचस्प है और इस पर ध्यान देना चाहिए कि और इस यहाँ तक कि बंगाल में भी स्त्री के बारे में विचार करने वाली स्त्रियां कम होती हैं। पुरुष ही ज़्यादातर विचार करते हैं कि स्त्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी छूट देनी चाहिए। सती की पूरी डिबेट में कोई पुरुष शामिल नहीं, स्त्री शामिल नहीं। वो रिकास्टिंग विमेन वाले में नाम उनका जो लेख है उसमें उन्होंने विस्तार से दिखाया कि सारा ये कहीं कहीं मेल डिस्कोर्स सती की समस्या के बारे में विचार कर भी रहे हैं तो पुरुष कर। तो अगर और आगे भी आप देखिए कॉन्स्टेंटिनोपल से लेकर तमाम जगहों पर उसमें स्त्री की भूमिका कितनी बहुत कम है। इस उद्देश्य से भी अगर आप विचार करें तो कई बार ये बात हजम करने में हो सकता है कि लोगों को मुश्किल हो, लेकिन लगता है कि अगर स्त्री की एजेंसी के दृष्टि से विचार किया जाए तो नवजागरण की तुलना में हमारे भक्तिकाल में स्त्री को ज़्यादा एम्पावर किया, उसकी एजेंसी ज़्यादा शक्तिशाली और समर्थ रूप में सामने जाती है। यहाँ तो इतने बंधन हैं कि एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन ये अपने ढंग से हाँ, अगर आप बंगाल और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नवजागरण के रूप में जो कुछ भी होता है उसका एक गहरा संबंध बंगाल से। जैसा कि मैंने कहा कि मल्लिका, आप लोग जानते होंगे कि मल्लिका भी बंगाल की थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी बांग्ला से कितनी रचनाओं को कई बार उल्लेख कर और कई बार बिना उल्लेख की हिंदी में प्रस्तुत किया है, ये भी आप जानते हैं। बांग्ला भारतेंदु हरिश्चंद्र को आती थी। और आगे आप बढ़ें तो 20वीं सदी में आप जानते हैं कि निराला का बंगाल से गहरा संबंध रहा है, बांग्ला उनको आती थी। तो ये जब बंगाल से हिंदी क्षेत्र का जो संबंध और प्रभाव रहा है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। इस पर भी मुझे लगता है कि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। बात सिर्फ ये नहीं है कि जिसको आप यूरोपियन इनलाइटनमेंट कहते हैं या कई बार हमारे सोशल साइंटिस्ट उसको आजकल कॉलोनियल मॉडर्निटी कहते हैं, वो हिंदी क्षेत्र में हमेशा सीधे यूरोप से या अंग्रेजी के माध्यम से नहीं आता, कई बार वो बंगाल के माध्यम से भी आती है। मैं अपनी बात बस 2 मिनट में समाप्त कर लूँ, 2-3 मिनट में समाप्त कर लूँगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देकर के बात पूरी करूँ कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के 2 उपन्यासों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक तो घरे बायरे और दूसरा चोखेर बाली। अब आप देखिए कि चोखेर बाली की जो नायिका है पत्नी सीता, 3rd पर्सन, वो भी बाल विधवा है और उसको रविन्द्रनाथ ठाकुर अपने ढंग से उस उपन्यास में एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में स्थापित करते हैं। ये बात अलग है कि फिर सब कुछ को घुमा करके वो गृहस्थाश्रम और पति पत्नी की जो पवित्रता है उस पर उस उपन्यास की स्थान पीटती है। लेकिन अगर कोई भी ध्यान से पढ़े तो लगता है कि ये जबरन किया गया है। उपन्यास का जो तर्क है वो उसके अनुरूप उपन्यास का अंत आपको नहीं दिखाई पड़ता है। तो 2 चीज़ें और फिर दूसरा उपन्यास उनका रविन्द्रनाथ ठाकुर का घरे बायरे, ये 1910 के आसपास, मैं ठीक से स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 10 या 8 के आसपास ही लिखा गया था संभवतः। 1916 अभी पढ़ा बिल्कुल ठीक। तो 1916 में लिखा। आप भाई आप लोग तथ्य वगैरह आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है, सही बात है। तो 1916 में ये लिखा गया, मैं 6 साल पीछे चलता था। और हिंदी में
जैनेन्द्र का एक उपन्यास आता है, उपन्यास का नाम है क्या नाम है, प्रारंभिक उपन्यास बताइए। त्याग पत्र। त्याग पत्र के प्रारंभ में जैनेन्द्र जी ने बिल्कुल साफ साफ इस बात को लिखा है कि ये उपन्यास मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो घरे बाहरे के जवाब में लिखा, पढ़ लीजिएगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो पति पत्नी और परिवार के बारे में जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का विचार है वो कंजर्वेटिव है। ये उस दौर के हंस में ये छपा था, प्रेमचंद जी ज़माने में संपादित। अब मैं उसका ज़्यादा रेडिकल विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ जो रविन्द्रनाथ ठाकुर नहीं कर पाए। बांग्ला से परिवार की पवित्रता, स्त्री पुरुष संबंध का की कहानी जो घरे बाहरे से शुरू होती है वो फिर हिंदी में आती है। अब घोषित रूप से जैन साहब कहते हैं कि मैं उसका एक ज़्यादा रेडिकल विकल्प पेश करता हूँ। और उसके बाद 40 के आसपास, ये 30 के दशक की बात है शायद जब छपाई उपन्यास, 40 के आसपास फिर यशपाल का उपन्यास आता है दादा कहाँ है। और यशपाल लिखते हैं कि जैनेन्द्र भी रेडिकल नहीं हो पाए उस तरीके से, अब मैं रेडिकल हो गया और एक रेडिकल समाधान स्त्री पुरुष का मैं पेश करता हूँ। मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करूँगा कि अगर आप केवल स्त्री पुरुष की दृष्टि से देखिए तो न केवल रविन्द्रनाथ आपको कई मामलों में कंजर्वेटिव लगेंगे, उससे अलग कहानियाँ भी मिल सकती हैं लेकिन उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, लंबा हो जाएगा। जैनेन्द्र भी लगते हैं और यशपाल के दादा कामरेड की साहित्यिक सार्थकता कितनी है इस पर तो हम लोग अलग से विचार कर सकते हैं। लेकिन खास चीज़ ये, और उसके साथ में अपनी बात समाप्त करूँगा, कि 19वीं सदी में जर्मनी के प्रसिद्ध कवि उपन्यासकार बहुमुखी प्रतिभा धनी नाटककार गेटे ने एक उपन्यास लिखा, उसका नाम है इलेक्टिव एफिनिटीज। गेटे भी लगभग वहीं पर अपना उपन्यास समाप्त करते हैं जहाँ पर रविन्द्रनाथ ने किया या फिर बाद में जाए। कुछ भी हो जाए लेकिन जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, परिवार की जो संस्था है, वो नहीं टूटनी चाहिए। औरत को तमाम आज़ादी दी जा सकती है, बाहर हो जा सकती है, नौकरी कर सकती है, स्वाधीनता आंदोलन में भी शिरकत कर सकती है, लेकिन अपनी पसंद से वो शादी नहीं कर सकती। यानी ये जो डायलेमा है, एम्बिवैलेंस है, ये पूरे नवजागरण के दौरान आपको दिखाई पड़ता है। और इसकी शुरुआत अगर इसका बीच बंगाल में है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के यहाँ है, तो वहाँ से चल कर ये हमारे हिंदी क्षेत्र में जाता है। तो इसलिए हिंदी नवजागरण की बात को, और बस मैं समाप्त कर रहा हूँ आखिरी, बंगाल से जोड़कर देखना चाहिए। यूरोप की जो ज्ञान परंपरा है जिससे उस दौर के लोग परिचित हो रहे थे, उससे जोड़कर देखना चाहिए। और साहित्य और समाज विज्ञान के अंतर को ध्यान में रख करके उस पर विचार करना चाहिए, तो शायद हम ज़्यादा बेहतर निष्कर्ष